हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। देखिए, हमारा जो आज का हम जो करते हैं अपना सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी और रियल क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आप हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो 8 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट की। ठीक है। 8 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का हम जो एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आज पूछे गए रियल बेस्ड, उन्हीं क्वेश्चनों की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आज के क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का क्वेश्चन जो था वो भी इजी टू मॉडरेट था। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इजी टू मॉडरेट ही आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। और अगर इसके गुड स्कोर की बात की जाए, गुड स्कोर किया तो 80+, 80 जो प्लस है वो काफ़ी बेहतरीन स्कोर किया है। किस कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में। ठीक है। तो अभी हम जो क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं वो साइंस प्लस करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना दूरी के जो हम अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ 96वीं रैंक आई है। ठीक है। इसके डिटेल देखते हैं कि भारत को 96वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक फरवरी 2025 में जारी किया गया था। भारत का स्कोर 38 रहा। तो 96 रैंक के साथ कौन सी रैंक आई है? 38वां इसका स्कोर रहा है। ठीक। भारत का स्कोर 38 रहा। तो मतलब ये क्या बता रहा है? देखिए, ये स्कोर अगर 38 स्कोर आ रहा है तो 38 स्कोर क्या बता रहा है कि जो सुधार की गति है ना, सुधार की जो गति है वो काफी धीमी है। सुधार हो रहा है लेकिन गति बहुत धीमी है, यानी अच्छे तरीके से काम नहीं चल रहा। और इसमें अगर अगर हम फर्स्ट रैंक की बात की जाए तो फर्स्ट रैंक किसकी है? देखिए, फर्स्ट रैंक इसकी आई है डेनमार्क की। ठीक है। डेनमार्क इसमें प्रथम रैंक पे आया है। ठीक है। अभी ये डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच ओपन। देखिए, अभी इससे पहले हमने देखा था विंबलडन पे क्वेश्चन था। अभी देखते हैं फ्रेंच फ्रेंच ओपन 2025 में टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि कहाँ से है? स्पेन से है। तो किसमें? फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है। इसका देखते हैं, फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इन्होंने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और इन्होंने किसको हराया है? जेनिक सिनर को हराया। देखिए, विंबलडन में क्या हुआ था, जेनिक सिनर जीते थे और कार्लोस हारे थे, लेकिन फ्रेंच में क्या हुआ, फिर से कार्लोस जीते और जेनिक सिनर को पराजित किया है। और महिला एकल खिताब की बात की जाए, अमेरिका में की कोको गाफ ने जीता है। ठीक है। तो महिला एकल में किसने जीता है? कोको गाफ ने जीता है। कौन सा वाला? फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय और किस देश की सेना के बीच? तो शक्ति किसके बीच किया जाता है? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। ठीक है। और इसका डिटेल 2025 में इसका कौन सा 8वां संस्करण फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया गया था। और इससे मिलता जुलता अभ्यास कौन सा? एक मित्र शक्ति है जो भारत और श्रीलंका के। अगर शक्ति की बात की जाएगी तो शक्ति की बात की जाएगी तो भारत फ्रांस। और अगर मित्र शक्ति की बात की जाएगी तो मित्र शक्ति अभ्यास कौन सा? भारत और श्रीलंका। ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2025 में आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में किस अर्थशास्त्री को नियुक्त किया गया है? तो किसको अर्थशास्त्री? आरबीआई के उप गवर्नर अर्थशास्त्री को दिया पूनम गुप्ता को। डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो पूनम गुप्ता को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है वो किससे? केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के देश का पहला ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो किस में किया गया है? धार। किसको? कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फील्ड पीएम मित्र जो है वो धार में किया गया है। ठीक है। और अच्छा, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट देखिए, ये पहला ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क है मध्य प्रदेश के जिले में। कौन सा है? पहला। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने 1 जुलाई 2025 से इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटे को घटाकर सॉरी घटाया नहीं है, बढ़ाया है। बढ़ाकर कितने बजे तक कर दिया है? तो देखिए, ये शाम के 7 बजे तक कर दिया है। ठीक है। शाम के 7 बजे तक कर दिया है और इसका कारण क्या है? वित्तीय बाजारों में सुधार करने के लिए किया गया है। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी वेस्ट बंगाल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड ने किस पड़ोसी राज्य की सीमा पर वायु प्रदूषण को प्रवेश को रोकने के लिए ग्रीन वॉल यानी बायोशील्ड बनाने का निर्णय किया है? तो वो किया है झारखंड। देखिए, झारखंड से जो पॉल्यूशन पश्चिम बंगाल की तरफ आ रहा है, वायु प्रदूषण, उसके रोकने के लिए उन्होंने ग्रीन वॉल यानी कि एक बायोशील्ड बनाने का निर्णय लिया है। अगर डिटेल की बात की जाए, देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार को झारखंड सीमा से लगते अपने पश्चिमी प्रांतों, कौन सा? पश्चिमी प्रांतों की ओर लगभग 800 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाने का फैसला किया है। और इसका क्या काम क्या है? वायु प्रदूषण को रोकना और पश्चिम बंगाल की वायु गुणवत्ता को सुधार करना इसका काम है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक मुकाबले में किस विदेशी खिलाड़ी को हराया था? तो कांस्य पदक मुकाबले में किसको हराया था इन्होंने? इन्होंने हराया था एम्मा डेनिस
मलमग्रेन, ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। इनको इन्होंने हरा के कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ये जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और अगर कुश्ती की बात की जाए तो चैंपियनशिप कुश्ती जो है वो क्रायोशिया के जैग्रॉव में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम, कौन सा? 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और किसको हराया है? तो ये एम्मा डेनिस को, स्वीडन के, उनको हराया है। और अच्छा, एक चीज और इसमें कि उस चैंपियनशिप में भारत द्वारा जीता गया एकमात्र पदक है ये, कौन सा? कांस्य पदक जो है वो एकमात्र पदक है। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस पदक, देखिए दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा? सेकंड टाइम आ रहा है, सेकंड शिफ्ट में आ रहा है, मतलब इससे पहले भी आ चुका है तो सेकंड बार आ रहा है, और इसके लिए किया था मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधे का उन्होंने उपयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा जो है वो भोजन ग्रहण करने के सही क्रम क्या है, मतलब अमीबा जो भोजन खाता है उसकी सभी प्रक्रिया क्या है? तो देखिए सबसे पहले है स्यूडोपोडिया, उसके बाद फिर भोजन को घेरना, फिर खाद्य रिक्तता, फिर पाचन, और उसके बाद निष्कासन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसकी डिटेल की बात की जाए तो भोजन करने के लिए प्रक्रिया को, अच्छा जब वो भोजन ग्रहण करता है तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? भोजन ग्रहण प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस। सबसे पहले स्यूडोपोडिया यानी कि कृत्रिम पाद बनाकर भोजन को घेरता है, फिर क्या करता है? फिर भोजन कोशिका के अंदर खींचकर खाद्य रिक्तता बनाती है, रिक्तता में एंजाइम की मदद से पाचन होता है, और अंत में अपचित भोजन का निष्कासन कराती है। ठीक, इस तरीके से वो पाचन करता है, मतलब वह पूरी प्रक्रिया करता है। अब देखिए, छुई मुई के पौधे की पत्तियां स्पर्श करने पर सिकुड़कर बंद हो जाती हैं, इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, अगर इसके मुख्य वैज्ञानिक कारण की बात की जाए तो कोशिकाओं में जल के दाब में अचानक परिवर्तन। क्या होता है? कोशिका जो होती है उसकी जल के दाब में अचानक परिवर्तन आता है, अगर उसको छूते ही है तो वो स्पर्श बंद हो जाती है। ठीक है, आप देखिए डिटेल की बात करें, छुई मुई में यह क्रिया कंपानुकुंचन गति के कारण होती है। ठीक, पत्तियों के आधार पर, मतलब एक सेंसेशन होता है, अगर आपने छुआ तो उसके अंदर एक प्रक्रिया हो जाएगी जो कि बंद हो जाएगा वो। तो इसमें क्या होता है? इसके आधार पर पल्विनिस नामक संरचना में कोशिकाओं के अंदर जल का दाब होता है, स्पर्श करने पर यह दाब तेजी से बदलता है और कोशिकाओं से पानी निकाल कर निचले भाग में चला जाता है, जिससे पत्तियां सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। यह पौधे को शाकाहारी जीवों से बचाने में सहायक करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी जीवित कोशिका में आनुवांशिक सामग्री डीएनए की प्रकृति प्रतिकृति रेप्लिकेशन और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होती है? तो देखिए, मुख्य रूप से जो चाहे डीएनए की प्रतिकृति हो और कोशिका विभाजन हो, ये शुरू होगा न्यूक्लियस यानी केंद्रक से शुरू होती है। ठीक है, और देखिए इसका डिटेल की बात करें, कोशिका विभाजन की शुरुआत केंद्रक से होती है, क्योंकि डीएनए वहीं स्थित होता है। विभाजन से पहले डीएनए की प्रतिकृति बनती है, फिर केंद्रक विभाजित होता है, और बाद में जाकर कहीं कोशिका द्रव्य में विभाजन से नई संतति कोशिकाओं में बनती है। तो जैसे एक प्रोसेस है, ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस से ये कोशिका विभाजन नई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित होती है। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा है तो सूत्र दिया है। ठीक है, मास, ग्रेविटी, हाइट। ठीक, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g और स्थिर ऊंचाई हो, दुगना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए उसको दुगना कर देंगे, ये दुगना हो जाएगा तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? वो भी दुगनी हो जाएगी। तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? दुगनी हो जाएगी, बस कोई ज्यादा टफ नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर स्पष्ट ज्वाला उत्पन्न नहीं करता बल्कि चमकता है और ऊष्मा देता है? तो कौन सा है ये? चारकोल, कोयला। कोयला क्या करता है? जलने पर स्पष्ट ज्वाला नहीं देगा, वो चमकेगा और ऊष्मा देगा। चारकोल क्या होता है? मुख्यतः शुद्ध कार्बन होता है। ठीक है, ये जलने के दौरान आसानी से बाष्पीकृत नहीं होता, इसलिए ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भौतिकी भौतिकी में जब किसी गतिमान वस्तु के वेग, समय, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ एक सीधी रेखा में हो तो वह किस प्रकार की गति को दर्शाता है? यह दर्शाता है समान त्वरित गति को। कौन सी गति को दर्शाता है? समान त्वरित गति को दर्शाता है। ठीक, और देखिए अगर जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा, एक ग्राफ में चल रही है, मान ली एक गतिमान वस्तु एक ग्राफ में चल रही है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो समान त्वरित गति को दर्शाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या की सबसे सटीक परिभाषा क्या हो सकती है? ठीक है, तो सबसे सटीक परिभाषा की अगर बात की जाए तो उसमें हम प्रोटॉनों की संख्या से देंगे। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसके द्रव्यमान, जो परमाणु एटॉमिक नंबर होता है, उसकी सबसे सटीक व्याख्या देती है। तो किसकी? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, नीचे व्याख्या भी दी गई, किसी तत्व की परमाणु संख्या Z उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या है। ठीक है, ये संख्या तय करती है कौन सा तत्व उदासीन है। परमाणु प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, पर मूल परिभाषा प्रोटॉन पर आता है। देखिए प्रोटॉन की संख्या, देखो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, देखिए ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये इसको आप कह सकते हो कि ये प्रोटॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन है, पर ये प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर फिर भी बात आ जाए कि दोनों में से कोई एक है तो प्रोटॉन, प्रोटॉन ही सबसे सटीक परिभाषा होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं होगी वहां। कार्बन तत्व की संयोजकता, ठीक है,
4 होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसके 4 होने का मुख्य कारण है इसकी 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना, ठीक है? इसकी 72 कक्षा जो बाहरी कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो इसकी संयोजक वैलेंसी का मुख्य कारण 4 होना होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करता है? न्यूनतम बाहरी कक्षा क्या करती है? जो भी बाहरी कक्षा होगी 8 करने की कोशिश करती है, ठीक है? 8 करती है। अब वो जाते हैं, अगर उससे कम हो जाता है तो वापस किसी से लेती है या फिर अंदर दे देती है। तो उसका जो होता है वो टारगेट होता है वो 8 का। लेकिन अगर कार्बन तत्व की संयुजता की बात किया तो 4 होने का मुख्य कारण क्या है? इसकी 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का होना। अब देखिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार से संबंधित कथन। अब देखिए कथन 1, फ्यूज तार का हमेशा परिपथ श्रेणी में क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है? और हाँ, सही बात है, जोड़ा जाता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम, फ्यूज तार का गल मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता, हाई होता है। तो ये फ्यूज तार का नहीं, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो अब क्या सही विकल्प चुना? ए सही है, आर गलत है। नहीं, ए और आर दोनों, ए और आर दोनों सही है, हाँ दोनों सही है। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए इसका सही आंसर होगा दोनों है, पर इसकी व्याख्या जो है वो नहीं करता, ठीक है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है? नीचे ऑप्शन दिया, व्याख्या दी है, कथन ए सही है, फ्यूज तार सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है? कथन आर भी सही है, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है ताकि अधिक धारा होने पर वह पिघलकर परिपथ को तोड़ दे, ठीक है? इसीलिए इसको सेफ्टी के पर्पज पर इसका गलनांक कम होता है। परंतु आर ए की व्याख्या सीधी नहीं है, ए परिपथ में उसकी स्थिति के बारे में, जबकि आर में उसकी सामग्री गुण के बारे में चर्चा की गई, इसलिए विकल्प बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जब देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया क्या करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में तांबा ठीक ऊपर कौन सी धातु है? देखिए अब ये जो टेबल होती है उससे उससे क्वेश्चन लेके आए हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो तांबे के ऊपर कौन सी आती है? वो आता है आपका सीसा, ठीक है? सीसा आता है। सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है उसमें तांबे से ऊपर कौन सी आती है? सीसा आता है। देखिए ये क्रम भी दिया है उसके आसपास का, टिन, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, चांदी, सोना। तो इसमें क्या पूछा गया था? तांबे के आसपास कौन सा है? तो तांबे के आसपास जो कौन सा आता है? सीसा इसका सही आंसर है। इसके पीछे ऊपर की ओर पूछा था तो ऊपर आता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन प्रसार करने के लिए अनिवार्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्वियस सी बात है, उसको माध्यम की आवश्यकता होगी। तो भौतिक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो, निर्वात में तो कर ही नहीं सकती, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में क्या परिवर्तन होता है? देखिए वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और उसकी चाल थोड़ी सी धीमी हो जाती है, ठीक है? विरल से सघन में कर रही है ना, तो यानी कि उसको सघन कोई एक डेंसिटी वाली चीज मिल रही है, तो उसकी तो वो मुड़ेगी, ठीक है? एक तो मुड़ेगी और उसकी चाल थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि माध्यम आ गया बीच में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। संतति कोशिकाओं के में गुणसूत्रों की संख्या को जनक कोशिकाओं की तुलना में आधा करने वाली विभाजन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखिए विभाजन कई प्रकार के, समसूत्री, अर्धसूत्री, है ना? तो जब कोशिकाओं की संख्या को विभाजन आधा करने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? अगर अनंत पर रखा जाए तो देखिए जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, फोकस पर बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन में प्रोटीन के संश्लेषण का मुख्य कारण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? यानी तंत्रिका कोशिका में, न्यूरॉन में प्रोटीन के संश्लेषण जो होता है मुख्य कार्य किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा, ठीक है? प्रोटीन का संश्लेषण तो जब आपको दिख जाए तो राइबोसोम आप लगा दो, क्योंकि राइबोसोम ही इसका सही आंसर होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है, ठीक है? राइबोसोम दिया है, ठीक है? इसमें देखो लिखा भी है, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिए दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद, दो यौगिक के आयन आपस में आदान, देखिए इसका सही आंसर होगा दो यौगिकों के आयन आपस में आदान प्रदान करना, यानी द्विविस्थापन क्रिया। यानी कि दो लोग हैं, ठीक है, दो अभिक्रिया हैं, ये दो अभिक्रिया हैं और एक इनके बीच में मान लीजिए, तो क्या करेगी ये अभिक्रिया यहाँ आ जाएगी और एक अभिक्रिया ये यहाँ चली जाएगी। तो क्या होता है? आयनों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है? ठीक है, उदाहरण भी दिया है, ए बी प्लस सी डी, तो क्या होगा? ए डी और सी बी हो जाएगा, ठीक है? डी उधर चला गया और ई बी उधर आ गया, इस तरीके से बनते हैं।
तो आपको इतना याद रखना है कि द्वीप विस्थापन जब क्रिया होगी तो एक इसका उधर चला जाएगा और उसका इधर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में कणों की यादृच्छिक रैंडम या अनियमित गति पाई जाती है? तो देखिए वो किस में पाई जाती है? विसरण की अवस्था में, डिफ्यूजन में कणों की यादृच्छिक रैंडम या अनियमित गति पाई जाती है, किसमें? विसरण में। अगर क्वेश्चन की डिटेल देखें तो विसरण वह प्रक्रिया जिसमें कण अपनी उच्च सांद्रता वाली जगह से निम्न सांद्रता वाली जगह की ओर यादृच्छिक गति से जाते हैं जब तक सांद्रता समान ना हो जाए, ठीक है। और ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है, लेकिन गैस में सबसे तेजी से होता है, ठीक। गैसों में तेजी से होता है। और ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं थर्ड शिफ्ट के। और अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पीडीएफ का जो है वो आप पीडीएफ जो है वो आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाकर इसको दे दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना। अगर आपको चैनल पसंद आया है, आपको जो पूरा का पूरा जो हमारा एनालिसिस है वो पसंद आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लस शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आज देखिए 8 दिसंबर की तीनों शिफ्टें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट दिसंबर, कल का जो एग्जाम 9 दिसंबर का होगा, हम उसमें बात करेंगे और फिर उसकी उसकी सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अ, स्वस्थ रहिए।